नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तराखंड प्राइम में आप सबका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे के आने के बाद हिंसा का दौर लगातार जारी है। इसी को लेकर बीजेपी ने अपना कड़ा ऐतराज यहां पर जताया है, जिसको लेकर पूरे देश भर में बीजेपी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी को लेकर मसूरी भाजपा मंडल के कार्यकर्ताओं ने मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर पश्चिम बंगाल सरकार और टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। मसूरी भाजपा मंडल अध्यक्ष द्वारा एसडीएम मसूरी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। तो पश्चिम बंगाल में जिस तरह से हिंसाएं लगातार हो रही हैं, उसी को लेकर यहां पर टीएमसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से हिंसा का माहौल व्याप्त है। बीजेपी के कार्यकर्ता या उसके नेता वहां पर सुरक्षित नहीं है, इसलिए वहां पर सख्त एक्शन की जरूरत है। जनाधार जो है टीएमसी को मिला है। इस जनाधार का मतलब ये नहीं है कि जो अराजकता और राजनीतिक द्वेष भावना से जो वहाँ पे टीएमसी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कार्यालय हैं, जो अन्य महिलाएं हैं, उनके साथ जो व्यवहार हो रहा है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त योग्य नहीं है। और भारत देश में आपको यदि जनादेश दिया है, यदि बंगाल में जनता ने आपको जनादेश दिया, तो जनादेश का मतलब ये नहीं कि आप द्वेष भावना से काम करेंगे। निश्चित ही इस तरह का भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में इसको आंदोलन के रूप में लेगी। ये कोई बहुत ही गलत बात है और इसका माननीय राष्ट्रपति महोदय को, माननीय राज्यपाल महोदय को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सीएम तीरथ सिंह रावत को सेवा इंटरनेशनल संस्था की ओर से 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स भेंट किए गए। इन ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स का उपयोग श्री महंत इंद्रेश अस्पताल द्वारा किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि यह मुश्किल का समय है और हम सभी को मिलकर काम करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कोविड को लेकर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत ने 100 ऑक्सीजन सिलेंडर देने पर ऑक नॉर्थ कंपनी के सीईओ ऋषि खोसला का भी आभार व्यक्त किया है। तो संस्था ने 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स दिए हैं, जिसका इस्तेमाल अब अस्पतालों में किया जाएगा। इससे तमाम कोरोना के मरीजों को मदद मिलेगी। साथ ही इस पूरे मौके पर मुख्यमंत्री ने धन्यवाद दिया है कि बहुत ही मुश्किल का समय है, हम सभी को इसी तरह से एक दूसरे का सहयोग करके इस विपदा से पार पाना है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों पर कोविड कंट्रोल रूम के प्रभारी सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि अब कोरोना की चैन तोड़ने का एकमात्र विकल्प सीमित अवधि का पूर्ण लॉकडाउन लगाना है। लेकिन इसके लिए सरकार को राष्ट्रीय स्तर की सरकारों, स्वास्थ्य विभाग, सेना, अर्धसैनिक बलों और विपक्ष की समन्वय समिति बनाकर सख्ती से लागू करना होगा। धस्माना ने यह भी कहा कि उत्तराखंड में इस हालात को कुंभ के आयोजन से आमंत्रित किया गया, जिसका दुष्परिणाम न केवल उत्तराखंड को बल्कि पूरे उत्तर भारत को भुगतना पड़ रहा है। तो यहां पर सूर्यकांत धस्माना ने साफ तौर पर कहा कि कोरोना की रोकथाम के लिए एक बहुत ही व्यापक रणनीति की जरूरत है, जिसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हो, सेना हो, साथ ही डॉक्टर्स हो, जो विपक्ष के नेता हैं उनको भी उसमें शामिल किया जाए और एक समन्वय समिति बनाकर इस पर निर्णय लिए जाने की जरूरत है। साथ ही कुंभ के आयोजन को भी यहां पर वो दोषी करार देते हुए नजर आए। उनका कहना था कि अगर कुंभ का आयोजन न होता तो इस तरह की तस्वीरें सामने न आती। कुंभ का आयोजन करके पूरे के पूरे उत्तर भारत को कोरोना की आग में झोंक दिया गया है। कोविड की चेन तोड़ने के लिए उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड का प्रशासन, देहरादून जिले का प्रशासन, जहां सबसे ज्यादा संक्रमण फैल रहा है, मैं समझता हूं कि कर्फ्यू की जो पॉलिसी है उससे थोड़ा सा अलग हट करके सोचना पड़ेगा और लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा, कंप्लीट लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। आपको अगर चेन तोड़नी है, क्योंकि मृत्यु दर लगातार बढ़ती जा रही है, यहां पर लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है और संक्रमण और मृत्यु दर पर अगर नियंत्रण आपने करना है, उसकी चेन अगर आपको तोड़नी है, तो आपको कर्फ्यू के बजाय लॉकडाउन के बारे में सोचना पड़ेगा। सरकार सबसे बातचीत करे, सबसे राय मशवरा करे, सबको कॉन्फिडेंस मिले
और उसके बाद लॉकडाउन लगाए और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाए तो मैं समझता हूं कारगर साबित होगा। कोरोना के बढ़ते ग्राफ को लेकर अल्मोड़ा के प्रभारी मंत्री रेखा आर्या जिलाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की है। इस दौरान जिला अस्पताल में रिक्त लैब टेक्नीशियन, नर्स और सफाई कर्मचारियों की तैनाती के तत्काल निर्देश दिए गए। साथ ही श्री गोविंद सिंह महरा नागरिक चिकित्सालय रानीखेत में तत्काल ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जाने की सैद्धांतिक सहमति भी दी गई, जिसके लिए डीआरडीओ अल्मोड़ा को कार्यदायी संस्था बनाया गया। साथ ही जिला अस्पताल व बेस अस्पताल में ऑक्सीजन यूनिट लगाने के निर्देश भी दिए गए। तो मंत्री रेखा आर्या ने यहां पर समीक्षा बैठक की है। कोरोना के संबंध में तमाम अधिकारियों से उन्होंने विस्तार से चर्चा की, उनको यहां पर निर्देश भी दिए गए और ऑक्सीजन प्लांट को लेकर भी यहां पर सहमति दी गई है। रुड़की के एक निजी अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने से 5 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि प्रशासन को ऑक्सीजन की कमी की सूचना दे दी गई थी, जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया। आपको बता दें कि रुड़की के विनय विशाल हॉस्पिटल में कोविड सेंटर बनाया गया है। यहां फिलहाल 85 कोरोना संक्रमित भर्ती हैं। सोमवार देर रात अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी और ऑक्सीजन आपूर्ति के प्रयास के बीच 1:30 बजे ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 25 मिनट तक ऑक्सीजन बाधित रही, जिसके चलते 5 मरीजों की मौत हो गई, जिसमें एक मरीज वेंटिलेटर पर था और 4 ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। कोरोना मरीजों की मौत पर डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और 3 दिन के अंदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट से जांच की रिपोर्ट मांगी है। इसमें गहनता से गंभीर घटना रिपोर्ट की गई है। इसमें गहनता से जांच की जाएगी। इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई है, जिसमें हमारे साथ साथ एक पैनल मेडिकल एक्सपर्ट्स भी 2 लोग रखे गए हैं। तो इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जांच करते हुए सारे तथ्यों को उजागर किया जाएगा और जिस भी स्तर पर खामी या लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। जो रिपोर्ट किया जा रहा है, उन्होंने बताया है कि विनय विशाल में लास्ट मंडे को नाइट में 5 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। उनका क्या कारण है, मेडिकल एक्सपर्ट्स और सभी तथ्यों के बाद कोई टिप्पणी कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गंभीर घटना है, इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल कर आते हैं, जिस भी स्तर पर खामी या लापरवाही पाई जाती है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोविड मरीजों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते ऑक्सीजन की पूर्ति करना प्रशासन के लिए अब चुनौती बनता जा रहा है। वहीं काशीपुर में कई बड़े ऑक्सीजन प्लांट होने के बावजूद ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। ऐसे में ऑक्सीजन प्लांटों पर लोगों की लगातार भीड़ दिखाई दे रही है। लोग सिलेंडरों के साथ ऑक्सीजन लेने के लिए कतारों में लगे हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे ऑक्सीजन प्लांटों पर जमकर भीड़ देखी जा रही है। जहां उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड में आकर ऑक्सीजन के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, वहीं सीमावर्ती क्षेत्र के अधिकारी उत्तराखंड के ऑक्सीजन प्लांटों में जबरन ऑक्सीजन की सप्लाई उत्तर प्रदेश के निजी अस्पतालों के लिए करवा रहे हैं। इसको देखते हुए फिलहाल काशीपुर के अधिकारियों ने कमान संभालते हुए प्लांटों पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति कर दी है, ताकि ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए पहले प्राथमिकता के आधार पर काशीपुर और उसके आसपास के कोविड सेंटरों को ही रखा जाए। इसके बाद अन्य लोगों को ऑक्सीजन की सप्लाई करने के निर्देश दिए गए। हमारे हरियावाला में और दूसरा आलू फार्म के पास में 2 आपके जो सेंटर्स हैं वो संचालित किए गए हैं और इसमें जो है जिला प्रशासन की ओर से 3 यहाँ पर जो ऑफिशियल्स हैं उनको डेप्यूट किया गया। साथ में तहसील प्रशासन की ओर से यहाँ पर हमने कुछ अपने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई हुई है, तो अनइंटरप्टेड मैनर में ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करें। इस दृष्टि से हमारे जो फंक्शनरीज हैं यहाँ पे राउंड द क्लॉक यहाँ पर तत्पर है, पूरी तत्परता से वो कार्य कर रहे हैं और लगातार यहाँ पर जो है आपूर्ति को सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। टिहरी में कोरोना का संक्रमण अब ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने लगा है। इसके चलते चंबा ब्लॉक के बगीद गांव में कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। वहीं प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों में ट्रेसिंग और जांच करने में जुटी हुई हैं। डीएम ईवा आशीष श्रीवास्तव ने एसडीएम को इन गांवों में जरूरी व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए। बता दें कि बगीद गांव में 39 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके बाद डीएम ने गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और सभी लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्टिंग कराने की बात कही गई है,
तहसीलदार रेणु सैनी और कानूनगो उपेंद्र सिंह राणा ने बताया कि गांव के सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है, साथ ही आसपास के गांव के लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। कोविड नियमों के पालन की उनसे अपील की जा रही है। लगातार उनको मास्क पहनने की हिदायत दी गई है और साथ ही ये कहा गया है कि अपने घरों से बाहर न निकलें जब तक कि ये पहचान न हो जाए कि कहां पर लोग संक्रमित हैं। लाल कुआं में कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए और कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराने के लिए क्राइम और यातायात एसपी ने कोतवाली पुलिसकर्मियों के साथ बैठक की है। बैठक के दौरान एसपी ने सभी कर्मचारियों को राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई करने के भी यहाँ पर निर्देश दिए गए। कहा गया कि जो भी नियमों का पालन न हो वहां पर आप सख्ती से पेश आए, ठोस कार्रवाई करें ताकि लोगों के मन में थोड़ा सा भय भी व्याप्त हो। कि आपको पता ही है पुलिस फ्रंट लाइन वर्कर है, उसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हर जो भी चीज़ होगी उसको सबसे आगे पुलिस को रहना ही पड़ेगा, हम पीछे नहीं रह सकते चाहे कोई भी बात हो। यही वजह है कि मैंने आज यही बात आपको पहले भी कही कि चूँकि पुलिस एक कैसे वल्नरेबल जगह पर है, हर समय उनको दिक्कत रह सकती है क्योंकि फ्रंट लाइन में, तो उनको किस तरह से बच के रहना, जैसे डबल मास्क लगाना प्लस फेस शील्ड रखना, किस तरह लोगों से डिस्टेंस रख के बात भी करनी है, उनका काम भी करना है, खुद को भी बचाना है। इस चीज़ को लेकर आज काफ़ी हद तक इनको हमने ब्रीफ भी किया है, सबके साथ बात भी कि अगर किसी कोई समस्या है तो उसको भी दूर करने के लिए मैंने प्रयास किया है और यही रखा है कि अधिकतर खुद भी स्वस्थ रहे, परिवार को भी स्वस्थ रखे और आम जनता की हम पूरी मदद कर सकें। काशीपुर में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करना नगर के दुकानदारों पर भारी पड़ा है। निर्धारित अवधि के बाद भी दुकान खोलने पर पुलिस ने 4 दुकानदारों के चालान काट दिए और इस दौरान कर्फ्यू में घूमते 2 दर्जन से अधिक लोगों के भी चालान काटे गए। बता दें कि कर्फ्यू में मनमानी करने वाले दुकानदार और घूमने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई करते हुए काशीपुर एएसपी ने कमान खुद के हाथों में लेते हुए शहर का भ्रमण कर कई लोगों के चालान काट दिए। तो कोरोना को लेकर प्रशासन अब सख्त हो चुका है, उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने दुकानदारों के चालान काटे हैं। आपको पता है कि अभी जो है 4, 5 और 6 3 दिन के लिए और जो है लॉकडाउन जो है उसको जो है आगे बढ़ा दिया गया है और दुकानों को खुलने का समय वही 7 बजे से 12 बजे तक का है। उसमें जो हमारी फल और सब्जी की दुकानें हैं, डेयरी हैं, बेकरी की दुकानें हैं या कृषि रसायन और बीज की जो दुकानें हैं वही खुलेंगी जैसा आप जानते हैं। उसके अलावा जो हमारे राशन शॉप्स हैं वो खुलेंगी या फल और सब्जी की दुकानें खुलेंगी। इसके अलावा और कोई दुकानें खुलने की अनुमतियाँ नहीं है। तो इसी के संबंध में लगातार हमारे द्वारा जो है प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और तय समय पे हमारी पुलिस पार्टी भी विभिन्न एरियाज में निकल जाती है, सब्जी मंडी हो या अन्य मार्केट में हो। तो जो दुकानें गैर कानूनी रूप से खुली हुई हैं तो उनके ऊपर जैसा आपने देखा होगा पहले ही उन्हें FIR करवाई है और आज भी हम एक और FIR करवाने जा रहे हैं। पौड़ी में कोरोना महामारी से निपटना जहां एक चुनौती बना हुआ है, वहीं विटामिन सी रहित फल को दोगुने महंगे दामों में सब्जी और फल विक्रेता लगातार बेच रहे हैं, जिसको लेकर स्थानीय प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। दरअसल कोरोना काल में विटामिन सी फलों की डिमांड काफी बढ़ चुकी है और इन दिनों फल और सब्जी विक्रेता इन्हें दोगुने दामों पर जानबूझकर बेच रहे हैं। जनता की मजबूरी का फायदा जमकर उठाया जा रहा है। तो विटामिन सी फलों की डिमांड बढ़ने के चलते उनकी कीमतों में भी काफी ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है और फल विक्रेता लगातार इसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो पौड़ी में जो स्थानीय निवासी हैं वो लगातार शिकायत कर रहे हैं कि चाहे नींबू हो, चाहे अनानास हो, चाहे संतरा हो, इस तरह के फलों को जानबूझकर दोगुनी कीमत पर बेचा जा रहा है और हर तरह से जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनको तार तार पौड़ी के अंदर किया जा रहा है, जिससे कि स्थानीय निवासी खासा आहत भी हैं और परेशान भी हैं। कई बार स्थानीय प्रशासन से यहाँ पर लोगों ने शिकायत की, लेकिन उसके बाद भी पौड़ी का प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी
संबंधित क्षेत्र के एसडीएम्स एंड संबंधित क्षेत्र के जो पुलिस क्षेत्राधिकारी हैं, आप सभी को निर्देश जारी कर दिया गया है कि वो सभी क्षेत्रों में जितने भी दुकान है, व्यावसायिक है, उस पर रेट लिस्ट को चेक करेंगे। उसी के अनुसार अपना सामग्री का विक्रय हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, इसका जायजा लिया जाएगा। कहीं पर भी अभी तक जो है शिकायत तो नहीं प्राप्त हुआ है जिसमें कि हम लोगों ने जिसमें कि कार्रवाई करना अपेक्षित है। अभी तक हम लोग नियमित रूप से जांच कर रहे हैं, जहां जहां शिकायतें मिल रही हैं वहां पे हम कार्रवाई कर रहे हैं। सभी दुकानदारों को इस निर्देश का अनुपालन करना आवश्यक रहेगा। कोई भी लापरवाही करता है, कोई भी अपना कालाबाजारी करता है या जमाखोरी करता है, तो उस पर हम लोग सख्ती से कार्रवाई करेंगे। जहाँ एक तरफ हमारा पूरा देश इस कोरोना काल की लड़ाई को बखूबी लड़ रहा है, वहीं हमें पौड़ी में देखने को मिला कि जितने भी यहाँ पे दुकानें हैं, चाहे फल सब्जी हो, उन पे अलग अलग रेट लिस्टें लगी हैं। दुकानदार अपने मन चाहे रेट से सामान बेच रहे हैं, जिससे गरीब तबके के परिवारों में खासा असर देखने को मिल रहा है। और इस पर एक चीज़ स्पष्ट रूप से हमारे बिल्कुल समझ में नहीं आई है कि नगर निगम क्यों मौन है। टिहरी में जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव द्वारा जल जीवन मिशन को लेकर बैठक की गई और बैठक में जनपद में प्रारंभ होने वाले द्वितीय चरण के कार्यों की डीपीआर तैयार करने को लेकर जल संस्थान, जल निगम, हंस फाउंडेशन के पदाधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित कर समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में द्वितीय चरण के कार्यों के बाबत वर्चुअल माध्यम से जनपद के गणमान्य व्यक्तियों और बैठक में उपस्थित संबंधित अधिकारियों से विस्तृत चर्चा की। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। रुड़की के इस्लाम नगर में पिछले 6 महीनों से जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिसके चलते यहां के स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी कई बार नगर निगम के अधिकारियों से इस समस्या के समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि नगर निगम रुड़की स्वच्छता के मामले में कई बार प्रदेश में नंबर 1 आ चुका है, लेकिन इस्लाम नगर में पिछले लंबे समय से जल भराव की समस्या का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं और लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं और इस जलभराव के कारण लोग कई तरह की बीमारियों से भी जूझ रहे हैं, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो पाया। उनका आरोप है कि कई बार नगर निगम के अधिकारियों से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जल भराव की समस्या से लोग यहां पर परेशान हैं। तस्वीरों में भी आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि कहीं पर भी सड़क नजर नहीं आ रही, आसपास नाली कहां पर है, गड्ढे कहां पर है, ये भी नजर नहीं आ रहे, जिसके चलते लोग काफी डरे हुए होते हैं। आवागमन करने में उनको काफी दिक्कतें होती हैं। साथ ही आए दिन कोई ना कोई यहां पर गिरकर चोटिल होता रहता है। बनी तब भी हमने कहा कि यहाँ से आगे तक की करवा दो, सके नहीं आगे तक का हुक्म नहीं है। जब से हम परेशान है, पूरी सर्दी हो गई, अब पूरी बरसात हो गई, ये पानी नहीं बंद हुआ। अब कोई कहने का तैयार नहीं है। इन लोगों कुछ लोगों को कह दिया कि ये पानी अब निकल कर चले जा, लेकिन नमाजी आदमी भी बहुत परेशान है। यहाँ से चिंता लगेंगी कहीं कुछ होगा, और बच्चे भी गंद में पड़ कर बीमार हो गए। हमारे बच्चे गंद में पड़ कर बीमार हो गए। बहुत से तो यहाँ तक की हो गया कि कोरोना फैल रहा है। हाँ जी, लापरवाही हो रही है उनकी। और तुमने बहुत कह लिया, हमारा तो ये है, हम तो बिल्कुल इसमें ही रह रहे गंद में, तुम तो और कहीं के लिए होंगे। इस्लाम नगर मोहल्ला है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया इस पानी को, और यहाँ पे इस कदर कोरोना महामारी का भी हालत बहुत ख़राब है और उससे ज़्यादा बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है इस गंदगी की वजह से। रात दिन ये पानी भरा, कहीं इसकी निकासी नहीं है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा जी, और बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे महामारी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं आते, किसी ने आज तक आकर नहीं देखा, और बहुत बार मोहल्ले वाले जाके कह भी आए और बहुत बार कह भी चुके, मगर कोई देखने वाला नहीं है नगर निगम से। पौड़ी के सतपुली इलाके में एक घर में रखे गैस सिलेंडर के लीक होने से सिलेंडरों में आग लगने से अचानक अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया, जबकि लीकेज सिलेंडर को काफी दूर ले जाकर छोड़ दिया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। तो गैस सिलेंडर में आग लगने से यहां पर हड़कंप मच गया और
पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर आग पर काबू पाया है। लीकेज सिलेंडर को दूर ले जाकर छोड़ दिया गया ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके। तो आप तस्वीरों में बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से एक लीकेज सिलेंडर था, उसमें आग लगने के चलते और उसके आसपास जो सिलेंडर रखे हुए थे, लोग डर गए और बाहर की ओर भागे। तुरंत यहां पर पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया और उसके बाद जिस सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी उसको काफी दूर ले जाकर छोड़ दिया गया। आज सुबह करीब 8:30 बजे हमें थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि कस्बा सतपुली में एक बुजुर्ग दंपति के घर में सिलेंडर में आग लग गई है। जिस सूचना पे हम लोग अपने पुलिस टीम के साथ मौके पर गए हैं और मौके पर जाने के बाद हमने सबसे पहले उन बुजुर्ग दंपति को सुरक्षित बाहर निकाला है और उसके बाद अपने फायर एक्सटिंग्विशन के सिस्टम के माध्यम से उस सिलेंडर की आग पे काबू पाया है और इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है और सभी दोनों बुजुर्ग दंपति सुरक्षित हैं। हल्द्वानी के मुख्य बाजार पटेल चौक पर कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई और आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। आग से तकरीबन 40 लाख रुपए से अधिक के कपड़े का सामान जलकर राख होने का अनुमान लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि कोविड कर्फ्यू के चलते दुकान पिछले कई दिनों से बंद है। दुकान से धुआं उठता देख लोगों ने दुकान स्वामी को सूचित किया और दुकान स्वामी के पहुंचने से पहले ही दुकान जलकर पूरी तरह से राख हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आग से हुए नुकसान का आकलन किया है और आग का कारण शॉर्ट सर्किट यहां पर बताया जा रहा है। कपड़े की दुकान में आग लगी थी और दुकान का सामान जलकर खाक हो चुका है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में फिर से बादल फटने का एक मामला सामने आया है। बादल फटने से कई लोगों के मकानों को भारी नुकसान पहुंचा है यहां पर और इसके साथ ही सिंचाई के जो खेत थे वो भी बह गए। वहीं तिलवाड़ा मयाली मोटर मार्ग पर मलबा आने से पूरा मार्ग बाधित हो चुका है, बंद हो चुका है। लगातार बादल फटने की घटनाओं से लोग यहां पर दहशत में भी हैं। बादल फटने की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी ललित मोहन भट्ट पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि इस घटना से कोई भी जनहानि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों के खेत खलिहान तबाह हो चुके हैं। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी ने भी मौके पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया है। जोशीमठ में बदले मौसम और ऑरेंज अलर्ट का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। ऋषिगंगा घाटी में भारी बारिश के चलते नदियां फिर से उफान पर है, जिसके चलते रेंडी क्षेत्र के धौली गंगा से सटे गांवों में ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं ऋषिगंगा घाटी के जुगजू गांव के ग्रामीण अपने घरों को छोड़ ऊंचाई पर जंगलों की ओर रुख कर रहे हैं। तो बारिश के चलते नदियों का जो जलस्तर है वो बढ़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन ने अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है और ग्रामीणों में इसके बाद से दहशत का माहौल बना हुआ है। लगातार ग्रामीण डरे हुए हैं क्योंकि पहले की घटना वो अभी भूले नहीं हैं। जिस तरह से दैवीय आपदा आई थी उसके बाद से लोग अभी भी दहशत में हैं और लगातार जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं उसकी तरफ लोग पलायन भी कर रहे हैं क्योंकि उनको डर है कि कहीं किसी भी वक्त यहाँ पर एक बड़ी आपदा आ सकती है और पुलिस प्रशासन ने भी इसको देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।